नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो हमारा अध्याय चल रहा है जल संसाधन, उस जल संसाधन के जो पहले जो क्लास ली थी हमने, उस क्लास से आगे की हम बात करेंगे। और आज के इस वीडियो क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि भारत के अंदर जो जल संसाधन की बात कर रहे थे हम कि भारत के अंदर विश्व की अगर बात करें क्षेत्रफल की तो 2.45% क्षेत्रफल है भारत का। और अगर पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करें तो भारत में पूरे विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 16%, लगभग 16%। और अगर हम बात करें इसके जल संसाधनों की तो पूरे विश्व के जल संसाधनों का भारत में कितना है विद्यार्थियों? तो 4% है। ये हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी। और मुख्य रूप से हमने ये भी बात की थी कि भारत के अंदर जल संसाधनों के जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोत हैं। एक भूमिगत जल जिसको हम भूमजल कहते हैं, और दूसरा कौन सा है विद्यार्थियों? जो आपका धरातलीय जो जल है, सरफेस वाटर। और दूसरा कौन सा है आपका? ग्राउंड वाटर। तो दोनों ही प्रकार के जो वाटर हैं जो हमारे लिए उपलब्ध हैं। और बहुत सारा जल ऐसा है जो बर्फ़ के रूप में हिमालय क्षेत्र है उसके अंदर जमा है, जो हमारे उपयोग का नहीं है। लेकिन जो हमारे उपयोग का है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक धरातलीय जल संसाधन होते हैं और एक दूसरे कौन से होते हैं विद्यार्थियों? भूम जल संसाधन होते हैं। तो पिछली क्लास में जहाँ तक हमारी बात हो गई थी, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम उससे आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए साथ में और ध्यान से इसको समझिए। पहले बात करेंगे हम किसके बारे में विद्यार्थियों? धरातलीय जल संसाधन के बारे में। पिछली क्लास में भी हमने बात की थी कि धरातलीय जो जल संसाधन है उसके मुख्य रूप से कितने स्रोत हैं? 4 हैं। तो धरातलीय जल के कितने स्रोत हैं विद्यार्थियों? 4 मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? नदियां हैं, झीलें हैं, तलैया है, तालाब है। तलैया मतलब एक छोटा जो पोखर है वो पोखर हो सकता है, और झील हो सकती है कोई छोटी, पोखर है, तालाब है, ये सारे, जोहड़ है, ये सारे किस में आते हैं? तलैया में, छोटे। तो ये सब किसके स्रोत हैं? ये धरातलीय जल के स्रोत हैं ये। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर बोर्ड परीक्षा में ऐसे आ जाए कि भाई धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत कौन से हैं, नाम लिखिए, तो नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। ठीक है, तो ये 4 धरातलीय जल के स्रोत हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि भारत के सभी जो नदी बेसिन हैं उनमें औसत वार्षिक प्रवाह कितना है विद्यार्थियों? 1869 घन किलोमीटर होने का क्या है? अनुमान है। यानी कि जो नदियां हैं, औसत जो धरातलीय जो जल है उसमें भारत की जो नदी बेसिन है, उन नदी बेसिनों के अंदर वार्षिक प्रवाह जो है जल का कितना होता है? 1869 घन किलोमीटर होने का क्या है? अनुमान है। पिछला क्लास के अंदर जो हमने बात की थी, आपको वो डाटा याद होगा कि पूरे वर्ष में वर्षण के रूप में हमें कितना प्राप्त होता है जल? 4000 घन किलोमीटर प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान होगी। और इसमें से हमारे लिए कितना उपयोगी है? तो उपयोग में हम कितना लेते हैं हम? 1869 घन किलोमीटर जो जल है वो हमारे लिए काम का है। और इसमें से भी इसका भी 60% जल, जो 1122 घन किलोमीटर हमने बात की थी, वो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो 1122 घन किलोमीटर जो जल है वो ही हमारे लिए क्या है विद्यार्थियों? उपयोगी है। ये बात हमने पिछली क्लास के अंदर कर ली थी। अब जो नदी बेसिन है भारत के, मुख्य जो बड़े नदी बेसिन हैं, चाहे वो गंगा नदी बेसिन हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन हो, सिंधु नदी का बेसिन हो, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी नदी बेसिन हो, उसके अंदर जो जल का प्रवाह होता है पूरे वर्ष में कितना होता है? 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान है। और वहीं जल धीरे धीरे रिसते हुए वो ग्राउंड वाटर के रूप में भी जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के सभी जो नदी बेसिन है, मुख्य नदी बेसिन, उनमें औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का क्या है? अनुमान है। नदी बेसिन क्या होते हैं विद्यार्थियों? एक मुख्य जो नदी है, एक मुख्य नदी और उसके अंदर आकर मिलने वाली उसकी जो सहायक नदियां होती हैं, वो उस जिस क्षेत्र का जल बहा करके लेके जाती है वो उस नदी का क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। यानी कि जितने क्षेत्र का जल उस नदी के अंदर बह करके आता है वो क्षेत्र उसका नदी बेसिन कहलाता है। अगर हम बात करें भारत के अंदर नदियों की, तो ऐसी नदियां जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से क्या है? अधिक, यानी कि 1.6 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली ऐसी लंबाई वाली नदियाँ भारत के अंदर कितनी है विद्यार्थियों? 10,360 नदियाँ हैं। ऐसी कितनी नदियाँ हैं विद्यार्थियों? 10,360 नदियाँ हैं जिनकी लंबाई कितनी है विद्यार्थियों? इनकी लंबाई है 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा।
ठीक है। तो इन नदी बेसिनों के अंदर कितना जल औसत वार्षिक प्रवाह कितने जल का होता है? 1869 घन किलोमीटर जल का इसमें प्रवाह होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, धरातलीय जल का केवल लगभग कितना प्रतिशत? 690 घन किलोमीटर जल का ही उपयोग किया जा सकता है। अब ये जो धरातलीय जल है, इस धरातलीय जल का केवल कितना प्रतिशत? 690 घन किलोमीटर जल का ही उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, भारत के अंदर जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र क्या है विद्यार्थियों? बहुत ही बड़े हैं। यानी कि ये भारत की प्रमुख नदियां हैं और इनका जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? बहुत ही बड़ा है। तो धरातलीय जल के रूप में हमारे पास में कितना जल है विद्यार्थियों? 690 घन किलोमीटर जल है। ये जो डाटा हमने देखा था 1122 घन किलोमीटर जो जल है जो हमारे लिए उपयोगी था, इस जल को भी हम दो भागों के अंदर बांट सकते हैं, एक धरातलीय जल और एक ग्राउंड वाटर, जो भौम जल जिसको हम कह रहे हैं, दोनों के रूप में हम इसको बांट सकते हैं। तो धरातलीय जल के रूप में तो केवल कितना है विद्यार्थियों? 690 घन किलोमीटर जो जल है वो धरातलीय जल है जो हमारे लिए उपयोगी होता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे भौम जल संसाधनों की। भौम जल संसाधनों में देखेंगे कि उसका भूमिगत जो जल है उसका कितना जो मात्रा है वो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन भौम जल संसाधन। भौम जल संसाधन कौन सा होता है विद्यार्थियों? जो भूमि के अंदर मिलता है, यानी कि जिसको भूमिगत जल कहते हैं, यह जिनको कुओं के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से हम कहाँ पर निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। उस जल को हम क्या कहते हैं? भौम जल संसाधन कहते हैं, या इनको भूमिगत जल भी इसको कहा जाता है। देखिए इसको, देश में कुल भौम जल संसाधन लगभग कितना है विद्यार्थियों? 432 घन किलोमीटर है। तो 690 ये और 432 घन किलोमीटर ये वाला जल, ये दोनों ही हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। यानी कि इतने ही जल का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। पूरे वर्ष में कितना जल आता है? 4000 घन किलोमीटर। उसका भी अधिकांश जो भाग है वो बर्फ के रूप में जमा है। केवल हमारे लिए उपलब्ध कितना है? 1869 घन किलोमीटर जो जल है वो हमारे लिए उपलब्ध है। और इस जल का भी केवल 60% जो जल है वो कितना? 1122 घन किलोमीटर जल ही हम उपयोग में ले सकते हैं। अब ये जो 1122 घन किलोमीटर जो जल है इसको भी हमने दो भागों में बांट रखा है। कौन सा? एक होता है धरातलीय जल और दूसरा कौन सा होता है? भूमिगत जल। तो धरातलीय जल तो कितना? 690 घन किलोमीटर और भूमिगत जल कितना? 432 घन किलोमीटर। तो ये जल हमारे लिए क्या है विद्यार्थियों? उपयोगी है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। तो देश में कुल भौम जल संसाधन लगभग कितना है? 432 घन किलोमीटर है। फिर उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों में भौम जल उपयोग क्या होता है विद्यार्थियों? अधिक होता है। अब आज के समय में हम देख रहे हैं जहाँ से होकर के नदियाँ नहीं बह रही हैं, तो वहाँ तो पूरे तरीके से हम किसके ऊपर निर्भर हैं विद्यार्थियों? भूमिगत जल के ऊपर ही निर्भर हैं। और धीरे धीरे भूमिगत जल की जो मात्रा है इसके अति उपयोग की वजह से क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और इसमें फ्लोराइड की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जाती है, खारापन बढ़ता जाता है, तो भूमिगत जल की कमी होती जा रही है। एक दूसरा कारण ये भी है कि भूमिगत जल का जो वापस जो रिचार्ज होता है वो रिचार्ज भी नहीं हो रहा है, यानी कि बारिश की मात्रा क्या हो रही है विद्यार्थियों? कम हो रही है। तो बारिश कम होने की वजह से भी भूमिगत जल की जो कमी है वो हमें देखने को मिल रही है। आने वाले समय में और भी समस्याएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार हम अति उपयोग जल का कर रहे हैं और रिचार्ज उसका हो नहीं रहा है वापस से, इसलिए भूमिगत जल में क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। ठीक है, हम आगे देखें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में भौम जल का उपयोग बहुत ही क्या होता है? अधिक होता है। स्पेशली आपको 4 राज्यों के नाम तो याद रखने हैं, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, तमिलनाडु। इन क्षेत्रों के अंदर भूमिगत जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में भौम जल का उपयोग बहुत ही अधिक होता है। फिर हम बात करें और छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, केरल, इन राज्यों के अंदर भूमिगत जल का उपयोग बहुत ही कम होता है। तो ये राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, तीनों ही राज्य जो हैं वो भूमिगत जल का उपयोग बहुत ही कम करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो सबसे ज़्यादा उपयोग कौन कर रहा है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, ये भूमिगत जल का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल जो राज्य हैं ये भूमिगत जल का उपयोग क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों? कम कर रहे हैं। इसके अलावा गुजरात है, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ये भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग जो है वो मध्यम दर से कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पर भी भूमिगत जल का उपयोग तो किया जा रहा है, लेकिन उसकी दर क्या है? मध्यम है। यानी कि भारत के सभी राज्यों के अंदर भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है,
किसी राज्य में बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है, किसी राज्य में बहुत कम मात्रा में किया जा रहा है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मध्यम दर से इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। हम वर्तमान प्रवृत्ति को अगर देखें तो वर्तमान प्रवृत्ति जिस तरीके से चल रहा है, भूमिगत जल का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से मांग भी बढ़ रही है, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं। उद्योग धंधों के अंदर आपके घरेलू कार्यों में, कृषि कार्यों में सबसे ज़्यादा जो कार्य है वो हम भूमिगत जल को ही ले रहे हैं। इससे आने वाले समय के अंदर स्थितियाँ बहुत हानिकारक होने वाली हैं, और इससे जल की बहुत भारी जो समस्या है वो हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है। और बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर, चाहे राजस्थान की बात करें हम, बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की समस्या अभी भी बनी हुई है विद्यार्थियों। ठीक है। तो ये बात थी हमारे किससे संबंधित, भारत के अंदर जल संसाधनों के बारे में। एक धरातलीय जल संसाधन है, भूमजल संसाधन है, इनके बारे में वार्षिक कितना आता है हमारे पास में वर्षण के रूप में, हमारे लिए कितना उपलब्ध है, और उस उपलब्ध जल में से भी कितने जल का हम उपयोग करते हैं। तो 1122 घन किलोमीटर का उपयोग करते हैं। इसका भी 2 पार्टों में हम बांट दिए। धरातलीय जल संसाधन 690 घन किलोमीटर जल है, और भूमिगत जल संसाधन कितना है, 432 घन किलोमीटर है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, एक और अलग प्रकार से हम इसको, एक अलग प्रकार का और जल है जो भारत के पास में उपलब्ध है, वो क्या है विद्यार्थियों, लैगून और पश्च जल। ये लैगून और पश्च जल क्या होते हैं विद्यार्थियों, ये भी देखेंगे अपन। लैगून झील होती हैं, पश्च जल होता है। ये क्या है देखो, पहले तो आप ये ध्यान रखना है कि भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो क्या है, विशाल है। आपको पता है जब हम 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत की समुद्री तट रेखा बहुत ही क्या है, विशाल है। अगर आपको याद है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि भारत की सर तट रेखा की लंबाई इतनी है। तो हम ये देखते हैं कि भारत की तट रेखा बहुत ही विशाल है, और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत ही क्या है, तंदुरित है। तंदुरित मतलब तट कैसा है, दंतुरित है, मतलब कटा फटा है। इसी कारण बहुत सी क्या बन जाती है वहाँ पर, लैगून और पश्च झीलें बन जाती हैं। देखो हम भारत के तट को देखते हैं तो कुछ तट इस प्रकार का है, लेकिन ये हम सीधा बना देते हैं, जबकि तट कुछ इस प्रकार से है, एकदम सीधा तट नहीं है। इस प्रकार से तट भारत का है। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो कुछ इस प्रकार का तट है। तट की लंबाई कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बता देना है कि सर तट की लंबाई इतनी है। ठीक है। तो भारत की समुद्री तट रेखा कैसी है, विशाल है, और कुछ राज्यों में समुद्री तट बहुत तंदुरित यानी कि कटे फटे हैं। इसी कारण बहुत सी लैगून और झीलें बन जाती हैं। अब ऐसे भागों के अंदर क्योंकि तट कैसा है, कटा फटा है, और कटा फटा तट होने की वजह से क्या बन जाती हैं, लैगून झीलें बन जाती हैं या पश्च जल झीलें बन जाती हैं। ऐसी झीलें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं विद्यार्थियों, केरल, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में लैगून झीलें और पश्च जल मिलता है। उड़ीसा के अंदर हम बात करते हैं, आपने चिल्का झील का नाम सुना होगा। चिल्का जो झील है वो इसी प्रकार की झील का क्या है, लैगून झील का ही क्या है, उदाहरण है। मतलब चिल्का झील की अगर हम अवस्थिति की बात करें, या फिर केरल के अंदर जो लैगून झीलें मिलती हैं उनकी अगर हम बात करें, पुनामदा जो लेक है जिसके अंदर नेहरू ट्रॉफी भी हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी का आयोजन, नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। पुनामदा नहर जो केरल के अंदर है वो भी कैसी है, इसी प्रकार की झील है, लैगून झील है या पश्च जल झील जिसको बोलते हैं। पश्च जल झील क्या होती है विद्यार्थियों, जैसे मान लो कि ये केरल की जो पश्च झील है, ये केरल का जो तटीय भाग है, और केरल के तटीय भाग में ये कुछ भाग ऐसा है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, और इसके पीछे का जो भाग क्या है, थोड़ा सा इस भाग से थोड़ा सा क्या है, ये नीचा भाग है इधर इस तरीके से। तो ये तट रेखा कुछ इस प्रकार की है। अब यहाँ समुद्र का जो जल है वो क्या करता है विद्यार्थियों, समुद्र की जो लहरें हैं वो इस तट से टकराती हैं, और तट से टकरा करके इसका कुछ जो जल है वो इस मार्ग से होकर के इस झील के अंदर पहुँच जाता है। तो ऐसे जो जल है, ऐसी जो झील का जो निर्माण हो रहा है, उस झील को हम किस नाम से जानते हैं, उसको लैगून झील के नाम से जानते हैं। तो ऐसी जो झीलें हैं वो केरल है, आपका उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अंदर तो चिल्का झील है, वो इस प्रकार का उदाहरण है। तो इस प्रकार की जो झीलें बनती हैं उन झीलों को हम लैगून झील कहते हैं। देखो क्या होती है लैगून झीलें, जैसे मान लो इस तरफ क्या है, समुद्र है, और समुद्र की जो लहरें हैं वो लगातार आती रहती हैं, और समुद्र की लहरें किससे टकराती हैं विद्यार्थियों, तट से टकराती हैं। अब यहाँ तट से टकराई लहरें, तट से टकराने के बाद में जो पानी जो ऊपर उठता है, पानी उठ गया, पानी उठने के बाद में कहाँ गिरता है, धरातल के ऊपर गिरता है, और इधर का जो धरातल है ये क्या है विद्यार्थियों, थोड़ा नीचा है,
और नीचा होने की वजह से समुद्र का जो जल आया है वो इस नीचे भाग के अंदर जमा हो जाता है। लेकिन क्योंकि इधर वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या है, ऊपर उठा हुआ है, ये धरातल ऊपर उठा हुआ है, जिसकी वजह से पानी वापस नहीं आ पाता है। अब वापस नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक झील बन जाएगी। ऐसी झील को हम किस नाम से जानते हैं, बैक वाटर। किस नाम से जानते हैं इसको, बैक वाटर या पश्च जल झील इसको कहते हैं। और ये झील क्या कहलाती है, पश्च जल झील कहलाती है। तो ऐसी पश्च जल झील या बैक वाटर झील ये कहाँ पर मिलती है, हमें केरल राज्य के अंदर मिलती है। नाम भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी झील, उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कौन सी झील है विद्यार्थियों, पुनामदा। पुनामदा पश्च जल झील है, ये कहाँ पर है विद्यार्थियों, केरल के अंदर पुनामदा झील है। और हर वर्ष इसके अंदर नेहरू ट्रॉफी जो नौका दौड़ है उसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये पुनामदा झील है। अच्छा, अब इस प्रकार की जो झीलें हैं, यानी कि ये लैगून झील है और पश्च जल जो झीलें हैं, इनके अंदर जो पानी है वो किसका आता है विद्यार्थियों, समुद्र का आता है। किसका पानी आता है इसमें, समुद्र का। सागर का जो पानी है वो इसके अंदर आता है। और आपको पता है समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो ये लैगून झीलें और पश्च जल हैं, इनके अंदर कैसा पानी पाया जाता है, खारा पानी पाया जाता है। ठीक है, तो इन जलाशयों में खारा जल है और इसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में इसका उपयोग किया जा सकता है। मानव के लिए वैसे तो उपयोगी नहीं है, लेकिन कुछ कृषि कार्य जो हैं वो इसके अंदर किए जा सकते हैं। यानी कि चावल की कुछ किस्में हैं, नारियल है, इसके अंदर मछली पालन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस जल को भी हम उपयोग में ले सकते हैं। और भी इसके उपयोग हो सकते हैं, पर्यटन के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि नेहरू दौड़ है वो इसके अंदर की जाती है, तो उसको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं। और अगर उपयोग की बात करें हम, तो उसके खारे पानी के अंदर हम मछली पालन कर सकते हैं। चावल की कुछ किस्में हैं ऐसी, उनके अंदर पानी का उपयोग किया जा सकता है। नारियल जो है, नारियल का उत्पादन वहाँ से किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जल का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत के अंदर किस प्रकार से जो जल है उसका जो वितरण है वो देखा जाता है, या कहाँ कहाँ पर हमें जल किस रूप में हमें मिलता है। ठीक है, तो धरातलीय जल के रूप में मिलता है हमें, भूमिगत जल संसाधनों के रूप में मिलता है, और एक जो प्रकार है वो लैगून और पश्च जल के रूप में भी हमें मिलता है। ये ध्यान रखना है, लैगून और पश्च जल हमें कौन से राज्यों में मिलती है, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा के अंदर कौन सी झील है जो लैगून झील का उदाहरण है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताइए। ठीक है, और ऐसी झीलें पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती हैं, और केरल के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया कौन सी झील है, पुनामदा झील है, जिसके अंदर नेहरू ट्रॉफी का आयोजन हर साल वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे की जो बात है, जल की मांग और उपयोग, चलिए अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं विद्यार्थियों आगे जो हमारा जो नेक्स्ट जो बिंदु है इसमें, जल की मांग और उपयोग। आप इसको देख रहे हैं कि भारत के अंदर मतलब किस प्रकार से जल की मांग है, यानी कि कौन से सेक्टर के अंदर जल की मांग है। वैसे तो सभी क्षेत्रों के अंदर जल की मांग होती है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो घरेलू क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, तो सभी के अंदर किसकी मांग होती है विद्यार्थियों, जल की मांग होती है। और इसका जो उपयोग है वो किस प्रकार से किया जा रहा है भारत के अंदर। आपको पता है कि भारत जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। भारत को हम क्या कहते हैं, एक कृषि प्रधान देश कहते हैं। और कृषि प्रधान देश होने, इसकी जो जनसंख्या का लगभग 2/3 जो भाग है वो पूरे तरीके से किस पे ऊपर निर्भर है, वो कृषि के ऊपर निर्भर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि कृषि अगर अच्छी है तो भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो भारत ये ध्यान रखना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 2/3 भाग कृषि पर क्या है, निर्भर है। तो 2/3 भाग भारत का पूरी तरीके से कृषि के ऊपर निर्भर है। अगर हम बात करें भारत में आज़ादी के बाद की, तो आज़ादी के बाद देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई। क्यों दी गई, क्योंकि आज़ादी के समय देश में खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो बहुत ही कम हो रहा था और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से खाद्यान्नों का उत्पादन भी बढ़ाना जरूरी था। अब खाद्यान्नों का उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, और भारत की जो कृषि है वो पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर है, यानी कि मानसून अगर अच्छा होगा तो कृषि उत्पादन भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसी से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मानसून पर अत्यधिक निर्भरता होने की वजह से कई बार मानसून बहुत अच्छा होता है, कई बार मानसून बहुत ही निम्न हो जाता है, यानी कि अनियमितताएं उसके अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से कृषि के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ रही थी।
और प्रमुख जो उद्देश्य था योजना आयोग का, वो योजना आयोग का उद्देश्य भी ये था कि किस प्रकार से हम कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो आज़ादी के बाद देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई। अब उत्पादन कैसे बढ़ सकता है विद्यार्थियों? सिंचाई का विकास करना पड़ेगा हमें। किसका विकास करना पड़ेगा? सिंचाई का। क्योंकि अगर एक खेत से साल में 2-3 फसलें लेनी हैं तो उसके अंदर सिंचाई की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। अगर बारिश के ऊपर निर्भर रहेंगे तो बारिश कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है, तो हमें किसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी? सिंचाई का विकास करना पड़ेगा। और आज़ादी के बाद में इसको उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। और क्या किया गया? बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई। कौन सी योजनाएं शुरू की गई? बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। क्या होती हैं बहुउद्देश्य? नाम में स्पष्ट है, बहुउद्देश्य, यानी कि ऐसी योजनाएं जिनका एक नहीं अनेक क्या होते हैं, उसके उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य उसके होते हैं। ठीक है। इन योजनाओं से कृषि के लिए भी जल उपलब्ध करवाया जाता है, आपके घरेलू कार्यों के लिए भी जल उपलब्ध करवाया जाता है, उद्योगों के लिए भी जल उपलब्ध करवाया जाता है, और जल विद्युत के निर्माण के लिए भी जल उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कि एक से ज़्यादा क्या हो गए इन योजनाओं के उद्देश्य हो गए। तो ऐसी योजनाओं को हम क्या कहते हैं? बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं, जो शुरू की गई कब? आज़ादी के बाद। कौन सी योजनाएं थी ऐसी जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं थी? यानी कि ये जो परियोजनाएं थी ये नदियों के ऊपर बनाई गई। जैसे कौन सी नदी है? ये भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये स्थान के नाम पे भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है। कौन सी नदी के ऊपर है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। फिर ये कौन सी है? हीराकुंड परियोजना। एक है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना तो नाम ही दामोदर है, तो दामोदर नदी के ऊपर ही है ये, तो दामोदर घाटी परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ये कुछ परियोजनाएं हैं जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं का हिस्सा है। ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है विद्यार्थियों? इनके नाम याद रखने हैं कि स्वतंत्रता के बाद में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई और बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई। कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई? तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी नदी के ऊपर है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। हीराकुंड परियोजना, फिर है दामोदर घाटी परियोजना, और फिर है नागार्जुन सागर परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये सारी की सारी जो परियोजनाएं हैं ये कौन सी नदियों के ऊपर चल रही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन कि ये जो जल है हमारे पास में, जितना जल है उसका उपयोग किस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो हम देखें कि धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक जो उपयोग है वो कौन से सेक्टर में होता है विद्यार्थियों? कृषि सेक्टर में। यानी कि सबसे ज़्यादा जो हम उपयोग कर रहे हैं पानी का, धरातलीय जल का और भूमिगत जल का, सबसे ज़्यादा उपयोग कृषि के अंदर ही किया जा रहा है। क्योंकि हमारी 2/3 जो आबादी है वो किसके ऊपर निर्भर है? कृषि पे। तो सबसे ज़्यादा जो जल का उपयोग है वो भी कहाँ किया जा रहा है? आपका कृषि के अंदर किया जा रहा है। ठीक है। चाहे वो धरातलीय जल हो चाहे वो भूमिगत जल हो, दोनों ही जलों का सबसे ज़्यादा उपयोग आपकी कृषि के अंदर किया जा रहा है। इसमें धरातलीय जल का कितना प्रतिशत विद्यार्थियों? 89%। 89% जो जल है वो धरातलीय का मतलब धरातलीय जल का 89% जो उपयोग है वो तो किसके अंदर किया जाता है? कृषि के अंदर किया जाता है। ठीक है। और भूमिगत जल का कितना प्रतिशत? 92% जल का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। तो भूमिगत जल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है किसमें? कृषि में। ट्यूबवेल के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, उससे जो भूमिगत जल निकाला जाता है वो इसकी प्रतिशत कितना है? 92%। ठीक है। तो 89% तो धरातलीय जल का उपयोग किया जाता है और भूमिगत जल का कितना? 92% जल का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। फिर दूसरा हम बात करें सबसे ज़्यादा, तो आपको यह ध्यान क्या रखना है कि सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किस में किया जाता है? कृषि सेक्टर में किया जाता है। और इसमें भी धरातलीय जल का 89% और भूमिगत जल का कितना? 92% उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में हम देखें दूसरा जो सेक्टर है हमारा औद्योगिक सेक्टर। औद्योगिक सेक्टर में सतही जल का केवल कितना प्रतिशत? 2%। जो हमारा धरातलीय जो जल है, सतही जल है, उसका केवल 2% का उपयोग किया जाता है किसमें? औद्योगिक सेक्टर में। और भूमिगत जल का कितना काम में लिया जाता है? 5% भाग ही उपयोग में आता है। ठीक है। तो औद्योगिक सेक्टर में सतही जल का केवल 2% और भूमिगत जल का कितना? 5% भाग का उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसमें? कृषि में। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? औद्योगिक सेक्टर। और तीसरे नंबर पे देखो घरेलू सेक्टर। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में क्या है? अधिक है। तो आप कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं? घरेलू सेक्टर की। तो घरेलू सेक्टर में जो धरातलीय जल है उसका उपयोग भूमिगत जल की तुलना में क्या किया जाता है? अधिक किया जाता है। ठीक है।
तो ये बात ध्यान रखनी है जल के उपयोग से संबंधित। तो भारत में जल का उपयोग किस किस प्रकार से किया जा रहा है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा उपयोग आपका कृषि में, दूसरा औद्योगिक सेक्टर में, और तीसरे नंबर पे क्या आता है, घरेलू सेक्टर। और कृषि सेक्टर में भी ज़्यादा किसका, भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है। आगे देखते हैं अपन, कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से क्या है, अधिक है। तो कृषि सेक्टर का भाग जल के उपयोग में दूसरे जो सेक्टर हैं, औद्योगिक सेक्टर हैं, घरेलू सेक्टर है, उनके मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी जल की मांग किस प्रकार से है और उसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। ये प्रमुख जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इन पांचों परियोजनाओं के आपको नाम याद रखने हैं और कौन सी नदियों के ऊपर ये स्थित हैं ये भी आपको बता देना है। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।